गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम एटम्स के जो डीपीपी हैं उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। मैक्सिमम देखो जितना हो जाए। ओके, देखो ये सामने क्वेश्चंस दिख रहे हैं। क्वेश्चन 3, उससे पहले भी क्वेश्चन 2 है आई थिंक, वो पूरा दिख नहीं रहा है। चलो 3 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। Question 3. According to Bohr theory, the radius of orbit described by principal quantum number n and atomic number z is proportional to। क्या आंसर आएगा इसका? रेडियस, वेलोसिटी, इनके फॉर्मूले हमने याद किए हैं। वेलोसिटी क्या होता है? 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू z बाय n, राइट। और रेडियस होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर बाई z। ठीक है, सो थर्ड का डी आ जाएगा। ओके फाइन। अभी नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एनर्जी इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है? पोटेंशियल एनर्जी जो है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। सो यहाँ पर जो रेशियो पूछ रहा है काइनेटिक और टोटल का, सो काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1 अपॉन -1। समझ में आया? सो ए हो जाएगा इसका। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस वेवलेंथ विल बी मिनिमम? तो वेवलेंथ हम कैसे निकालेंगे? एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए डेल्टा ई, ठीक है ना। सो डेल्टा ई के लिए फॉर्मूला लगा दो। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। सो डेल्टा ई इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है ना, z तो सेम ही रहना है। तो यहाँ से डेल्टा ई देख लो मैक्सिमम किस केस में हो रहा है। ठीक है ना, डेल्टा ई को फिर हम रख देंगे एच सी बाई लैम्डा। सो डेल्टा ई जब मैक्सिमम होगा तो लैम्डा मिनिमम होगा। सो हर एक ऑप्शन का अपन डेल्टा ई फाइंड करते हैं। तो डेल्टा ई फर्स्ट केस में क्या आएगा? कुछ कांस्टेंट सी इंटू 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 स्क्वायर। ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू निकाल रहे हैं। उसी तरह से बी ऑप्शन चेक कर लो। डेल्टा ई क्या आएगा? सी इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ये किया होगा सॉल्व, है ना? क्या आंसर है बताओ फिफ्थ का? फाइन, टेल मी। सॉल्व किया सभी ने? सी का आ जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू सी इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। और फिर डेल्टा ई इज इक्वल टू सी इंटू
1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। अब ये सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है वो देख लो। सो वही अपना आंसर है, फिर मैक्सिमम होना चाहिए डेल्टा ई। जैसे फर्स्ट केस में क्या आ रहा है, 1/16 माइनस 1/25, सो 9 बाय, चलो मैं हिंट लेके छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर निकाल लेना, है ना, कैलकुलेशन है पूरा वो। मैक्सिमम किस में है वो देख लो, वही है फिर अपना आंसर है। चलो 6 का क्या होगा, सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। लिमिट मतलब वेवलेंथ की लिमिट पूछा है। वेवलेंथ आर यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट है। रिडबर्ग कांस्टेंट देखो क्या होता है। ओके, फिफ्थ का डी आ रहा है, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ अभी। इसके आंसर्स मैं भेज दूंगा। वन अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला, ये याद रख लो। आया ये वहीं से है, एनर्जी वाले फॉर्मूले से ही। तो जो कांस्टेंट टर्म्स आते हैं उनको एक कॉमन कांस्टेंट से मान लिया गया है। आर आर की वैल्यू होती है 10⁻⁷, ठीक है, पर मीटर। सो लिमिट, सीरीज लिमिट बोल रहा है, ठीक है, मतलब जो लोएस्ट एनर्जी होती है वो तो 2 से 1 होता है, और मैक्सिमम एनर्जी होती है वो होती है इन्फिनिटी से 1। तो दोनों अपन निकाल के देख लेते हैं। सीरीज लिमिट का आई थिंक ये मैक्सिमम वेवलेंथ बोल रहा है शायद, ठीक है, चलो फाइंड करके देख लेते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में। रिडबर्ग कांस्टेंट, सो 1/λ मैक्स, इसके लिए एनर्जी मिनिमम होना चाहिए। सो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। ओके, सो आर इंटू 1 - 1/4 तो हो जाएगा 3/4, और यहाँ से लैम्डा मैक्सिमम आ गया 4/3 आर। तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये मिनिमम बोल रहा है, दैट मीन्स मिनिमम निकालते हैं। चलो, तो 1/λ मीन क्या हो जाएगा, एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए, तो इन्फिनिटी से 1, सो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है। सो 1/λ मीन इज इक्वल टू आर, सो लैम्डा मीन हो जाएगा 1/r। ठीक है, डी आना चाहिए, देखो 6 का डी आएगा। ओके, चलो सेवंथ नेक्स्ट पेज में करते हैं। चलो सेवंथ क्वेश्चन। आंसर बताते जाओ, सेवंथ का क्या आंसर आया बताओ, टेल मी। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ
hydrogen like atom is 9 Rydberg. Radius of first orbit of this atom as compared to radius of first orbit of hydrogen atom will be. देखो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला है, जैसे कि प्रेजेंट ऑर्बिट है सपोज n, ठीक है ना, तो फाइनल ऑर्बिट होना चाहिए इंफिनिटी। तो n ऑर्बिट से इनफाइनाइट ऑर्बिट तक पहुंचा दिया जाए तो कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगा देते हैं हम, एच सी बाई लैम्डा से कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब ये 1 बाई लैम्डा को हम रख सकते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1 बाय एन स्क्वायर माइनस 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये कह रहा है कि ये इसकी वैल्यू है 9 रिडबर्ग, मतलब दैट मीन्स दैट इज 9 आर। सो एच सी आर जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आर। तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया, एच सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आर। ओके फाइन, ये एक रिलेशन मिल गया। और अब ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ दिस एटम एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो रेडियस तो किस पर डिपेंड करता है, एन स्क्वायर बाय जेड पर डिपेंड करता है। ओके, 8th का बी, ओके फाइन। 7th का क्या आंसर है, 7th का ही बोलो। फर्स्ट ऑर्बिट बोल रहा है तो एन की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड ले लो, तो R1 बाय R2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 1 बाय जेड, ठीक है ना। अब यहाँ रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए हमको एच और सी के टर्म्स में, तो वो मैं नेक्स्ट पेज में थोड़ा बता देता हूँ, देखो ध्यान से देखना। जो एनर्जी का फॉर्मूला था वो था टोटल एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। और वी का क्या फॉर्मूला था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई और के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो के जेड स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। So R is equal to kz square is equal to V into mvr which is nh upon 2 pi. So V था 2 pi k z square upon nh, ठीक है। So यहाँ से आ गया हाफ m v square which is 4 pi square k z e square whole square upon n square h square माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, आर इज इक्वल टू एन एच बाय 2 पाई एम वी विच इज 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा। एक्चुअली मैं फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ एनर्जी का, ठीक है ना। तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर और ये 4 पाई स्क्वायर ऊपर चला गया एम के जेड ई स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 4/2 2 -4, तो -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e⁴ बाय n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है ना। सो इसको जब हम एच सी बाय लैम्डा से लिखेंगे, डेल्टा ई को, वेट, डेल्टा ई हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e⁴ बाय h स्क्वायर, ये z स्क्वायर अलग करो, अच्छा चलो z स्क्वायर रहने देते हैं, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये डिफरेंस ले लिया, इससे फिर हम एच सी बाय लैम्डा से इक्वेट करेंगे। सो यहाँ से r की जो वैल्यू है वो आ रही है 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e⁴ बाय h स्क्वायर इंटू एच सी, ठीक है, ये होती है आर की वैल्यू, यहाँ से हम निकालते हैं, ये आर वहाँ पुट करना तो वहाँ से फिर जेड आ जाएगा, जो हमारा क्वेश्चन था, यहाँ देखो, ये जो है ना हियर, ये आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, क्या है, एच सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9r, और r का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर e⁴ बाय h³ c, यहाँ से आएगा देखो z की वैल्यू, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करना फर्दर, कुछ आया था आंसर, बोलो 8th का, नहीं सॉरी 7 का क्या आंसर आ रहा है, बोलो 7 का, चलो मैंने हिंट दे दिया, ठीक है ना, वहां से z निकाल लेना, और ये r1/r2 आ जाएगा 1/z, चलो ओके, 8th करते हैं अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, Lyman series is a continuous spectrum, Paschen series line spectrum in infrared, स्पेक्ट्रल सीरीज, बामर सीरीज अल्ट्रावायलेट, क्या आंसर है इसका, लाइमन तो अल्ट्रावायलेट होती है, बामर विजिबल होती है, और पाशन ब्रैकेट पी फंड वो सब उसमें होते हैं, इंफ्रारेड में होते हैं, तो बी आएगा इसका, ठीक है ना, बी, 8 का बी आएगा, और डी ऑप्शन तो गलत है, ये तो बोहर मॉडल से हम डिराइव किया है ना। चलो 9th बोलो जरा, 9th का क्या है, आंसर बताते जाओ 9th का, the ratio of wavelength first line of Lyman series of doubly ionized lithium atom to that of first line of Lyman of deuterium 1h2, तो इसमें तो हमको एटॉमिक नंबर से मतलब है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला लगा दो, 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू
1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ठीक है, ये लगाओ। n1 लोअर ऑर्बिट है और n2 इज हायर ऑर्बिट। क्या है आंसर, बताओ ना इनका। फर्स्ट लाइमन ऑफ डबली आयोनाइज्ड लिथियम, तो लिथियम का तो 3 होता है जेड, सो 1/λ1 इज इक्वल टू r इंटू फर्स्ट लाइन के लिए मतलब 2 से 1, राइट। सो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, लिथियम का 3 होता है, सो 3 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, और 1/λ2 हो जाएगा रिडबर्ग कांस्टेंट। कह रहा है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, सो अगेन 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, और ड्यूटेरियम मतलब हाइड्रोजन ही है वो, तो 1 स्क्वायर जेड की वैल्यू 1/λ1/1/λ2 इज इक्वल टू आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा 9/1, और ये ऊपर कितना आ रहा है 3/4, डिनोमिनेटर में 3/4, 9/1 आ गया है ना, सी आ गया, यस करेक्ट, गुड। सॉरी सॉरी, λ2/λ1 आ गया 9/1, सो 1/9 आएगा, राइट। हाँ, λ1/λ2 इज 1/9, डी ऑप्शन, डी आएगा। चलो 10th ट्राई करो। 2 electrons in an atom are moving in orbit of radii r and 9r, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो फ्रीक्वेंसी जो है वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना, तो वेवलेंथ का रेशियो निकालो, उसका उल्टा कर देना। ठीक है, समझ आया। बोलो क्या आंसर है 10th का। Two electrons in an atom are moving in an orbit of radii r and 9r, रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज। देखो फ्रीक्वेंसी जो है वो होता है 1/टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब 2πr/v। सो ठीक है, समझा। अब ये v और r में रिलेशन होती है, मालूम होगा। v और r में रिलेशन वो NH/2π वाला फॉर्मूला लगा दो, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है जिसमें, तो फिर रेडियस पर डिपेंडेंसी मिल जाएगी। mvr is equal to NH/2π, so v is equal to NH/2π mr। सो फ्रीक्वेंसी का आ गया फॉर्मूला NH/2πmr होल अपॉन 2πr। तो ये n, सॉरी ये अपना h तो कांस्टेंट है, 2π कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, n पर डिपेंड कर रहा है और रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। नाउ f इज प्रोपोर्शनल टू n अपॉन r स्क्वायर। अच्छा, r भी n पर डिपेंड करता है ना, क्या है रिलेशन मालूम है ना, r और n के बीच, रेडियस, देखो नोट्स में, रेडियस is proportional to n square upon z, so n is proportional to root of zr। ठीक है ना, तो z तो चलो फिक्स है, तो मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी को लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ zr बाय r स्क्वायर। समझ आया। तो जो z तो चलो फिक्स है क्योंकि एक ही एटम की बात हो रही है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम में, तो अब ये फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू 1/r√r, ऐसा हो जाएगा। ये अब लगाओ फॉर्मूला, सो f³
नहीं स्क्वायर कर दो, एफ स्क्वायर इज इनवर्सल प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये लगेगा एफ स्क्वायर इज इनवर्सल प्रोपोर्शनल टू, ये एफ स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब R1 बाय R2 है 1/9, so F1 square by F2 square is equal to R2 by R1 cube, that means 9 cube. So F1 by F2 हो जाएगा 9√9 by 1, 9 into 3 by 1, समझ आया? 27 by 1 आएगा, देखो आंसर 27:1। ओके क्लियर? 27:1 आ रहा है, देखो ध्यान से। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़े। चलो 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट है वो। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ कंटिन्यूअस एक्स रेज is related to applied potential difference Vs। कंटिन्यूअस एक्स रेज का एक फॉर्मूला लिख लो, कंटिन्यूअस एक्स रेज का मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा। तो देखो यहाँ पे जो एनर्जी होती है उसको हम EV से लिख सकते हैं, ठीक है ना। V is the potential difference through which electron is accelerated, potential difference through which electron is accelerated, और E तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और एनर्जी को हम, ये जो एनर्जी होती है ना इलेक्ट्रॉन को जो हम काइनेटिक एनर्जी दे रहे हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से मिलती है। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली EV है, और वही फिर फोटोन की एनर्जी में बदल जाता है, एक्सरे का फोटोन ऑफ एक्सरे, तो उसका एनर्जी फिर हो जाएगा HF। सो HF इज इक्वल टू EV। तो देख सकते हो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी। बी आ जाएगा इसका, ओके बी। 11th का बी। चलो नेक्स्ट। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1। In figure, E1 to E6 represent some of the energy levels of an electron in hydrogen atom. Which one of the following transitions produces a photon of wavelength in the ultraviolet region of the first electromagnetic spectrum? करो ट्राई, करा इसके आंसर है बताओ। अल्ट्रावायलेट रीजन है, मतलब जो वेवलेंथ है वो 4000 से कम होना चाहिए, है ना। विजिबल का होता है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम, और अल्ट्रावायलेट में लेस देन 4000 होना चाहिए, लेस देन 4000। तो 4000 एंगस्ट्रॉम से कम कौन सा ट्रांजिशन में वेवलेंथ आएगी वो निकाल लो, वही अपना आंसर होना चाहिए।
और वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था 12400 बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो देखो अभी जैसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में E2 टू E1 है, तो डेल्टा ई कितना आ जाएगा? डेल्टा ई देखो E2 से E1 13.6 माइनस 3.4, ये आ गया 10.2। तो वेवलेंथ कितनी आ गई? 12400 अपॉन 10.2। इसको सॉल्व करो।